हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज फिजिक्स का हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि सदिश तथा अदिश होगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे या अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें साइंस से क्वेश्चन आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है? और इसके पहले की वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं, तो उसे देख लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ा चुके हैं राशियों का मात्रक और बीमा कैसे निकाला जाता है, ठीक है? तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे सदिश तथा अदिश राशियाँ क्या होती है, वेक्टर तथा स्केलर क्या होते हैं। देखिए, यहाँ पे देखिए अदिश राशियाँ यानी अदिश राशियाँ क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो अदिश राशियाँ क्या होती है कि वैसी राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। क्या होता है इसमें? केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं, ठीक है? जैसे द्रव्यमान, समय, दाब, ऊर्जा, क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, धारा इत्यादि, ये सभी क्या कहलाएंगी? ये सभी अदिश राशियाँ कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि 2 किलोग्राम, जैसे मान लीजिए 2, हम लिख देंगे यहाँ पे 2 किलोग्राम। तो देखिए इसका केवल हम हमें परिमाण पता चल रहा है, लेकिन इसका दिशा नहीं ना पता चल रहा है कि 2 किलोग्राम किस दिशा में है। ऐसा तो हम नहीं बोल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, समझ में आ गया? तो ये देखिए ये अदिश राशियाँ कहलाएँगी, क्योंकि इसमें केवल हमें परिमाण पता चल रहा है, दिशा नहीं पता चल रहा है, ठीक है? आगे देखिए, धारा की दिशा होती है, धारा, धारा आप समझ रहे हैं? जैसे करंट, करंट बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है? करंट यानी धारा की दिशा होती है, किंतु वो सदिश के योग का नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है? तो धारा की दिशा होती है लेकिन सदिश के योग का नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है? धारा की दिशा होती है लेकिन सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक? सदिश के योग का नियम क्या होता है आगे हम देखेंगे, ठीक? अगला है सदिश राशियां। सदिश राशियां क्या होती है? आप देखिए, इसमें आप ऊपर देखें कि ऐसी राशियां जिसमें दिशा नहीं होती है और परिमाण होता है उसमें केवल। जैसे कि 4 किलोग्राम, कोई भी हम कुछ भी तौलवा रहे हैं, तो उसमें हम देखते हैं ना कि 4 किलोग्राम, 8 किलोग्राम होता है, तो उसमें केवल परिमाण उसका पता चल रहा है, लेकिन दिशा नहीं पता चल रहा है। लेकिन इसमें दोनों पता चलेगा, उसका परिमाण भी पता चलेगा और उसका दिशा भी पता चलेगा। जैसे देखिए, वैसी राशियाँ जिनका परिमाण के साथ-साथ दिशा भी हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। यानी इसके परिमाण के साथ-साथ क्या होता है? दिशा भी रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे सदिश राशि बोलेंगे। जैसे विस्थापन, तो विस्थापन की परिभाषा आप जानते ही हैं कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ये हमारा क्या कहलाएगा? विस्थापन, यानी कम से कम दूरी होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। अब जैसे मान लीजिए विस्थापन के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे आपका घर है, ठीक है? ये आपका स्कूल है, ठीक है? ये स्कूल है, इसको इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, ये स्कूल है, ये आपका घर है। तो रास्ता है, मान लीजिए ऐसे आपका रास्ता है, इधर से जाएंगे ऐसे घूम करके, और फिर ऐसे ऐसे पूरा घूम करके यहाँ पे स्कूल आ जाएंगे, ठीक है? अब ये देखिए, ये जो दूरी है ये तो डिस्टेंस को दिखा रहा है, लेकिन विस्थापन किसको दर्शाएगा? तो विस्थापन हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे शॉर्टकट रास्ता मान लीजिए, यहाँ से सीधा एकदम स्कूल, आपके घर से सीधा स्कूल के बीच की दूरी, ये यही क्या दर्शा रहा है? ये विस्थापन को दर्शा रहा है। समझ में आ रहा है? और ये भी दर्शा रहा है, देखिए विस्थापन एक सदिश राशि है। कैसे? क्योंकि आपका घर इधर है और दर्शा रहा है कि ये जो आपका स्कूल है वो किस दिशा में है, दिशा भी तो दर्शा रहा है यहाँ पे, तो इसलिए विस्थापन क्या है? सदिश राशि। तो इसके परिमाण के साथ साथ हमें क्या पता चल रहा है? दिशा भी पता चल रहा है, तो इसलिए विस्थापन एक सदिश राशि है। तो समझ में आ गया इतना? तो आगे देखिए, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया। अभी से मान लीजिए बल, बल, बल यानी 4 न्यूटन का बल, 4 न्यूटन, जैसे मान लीजिए 4 न्यूटन का बल अगर हम लेते हैं, तो ये जो 4 है और न्यूटन है, अब मान लीजिए कि 4 न्यूटन का बल अगर लगा रहे हैं, तो हम किधर लगा रहे हैं? किस दिशा में लगा रहे हैं? समझ में आ गया? तो ये परिमाण तो है, लेकिन दिशा भी तो इसमें दिखा रहा है कि हम किस दिशा में 4 न्यूटन का बल लगाएँगे। समझ में आ गया? तो ये भी क्या है? बल भी क्या है? एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें हम दिशा, परिमाण के साथ-साथ दिशा का भी पता चल रहा है, ठीक है? आगे क्या है? आवेग हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है? और तीव्रता हो गया, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता हो गया, भार हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी एक सदिश राशि है, ठीक है? आगे देखते हैं, आगे है, अब देखिए विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, विद्युत ध्रुव, तीव्रता, ठीक है? घर्षण, आघूर्ण, गुरुत्वाकर्षण। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है ये सदिश राशि के बारे में बताया गया है कि ये विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, ये सभी क्या है? ये सभी सदिश राशि के सदिश राशि में आते हैं। अब देखिए अपवाद में कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? अपवाद में आ जाएगा दाब, आ जाएगा घनत्व, आ जाएगा द्रव्यमान, विद्युत धारा और विभव। अभी हम आपको ऊपर में बताया था ना कि विद्युत धारा के बारे में कुछ बताए थे, आपको याद है? बताए थे, क्या बताए थे? कि विद्युत धारा में देखिए ऊपर हम बताए थे, यहाँ पे ऊपर बताए थे विद्युत धारा के बारे में।
एक मिनट देखिए यहाँ पे ये देखिए विद्युत धारा के बारे में क्या बताया था देखिए। धारा की दिशा होती है, धारा की दिशा तो है, किंतु वो सदिश के योग का नियम का पालन नहीं करता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे अपवाद में कौन आ जाता है? अपवाद में हमारा ये धारा भी आ जाता है। ठीक है? तो विद्युत धारा किसमें आता है? अपवाद में आ जाता है। ठीक है? विभव भी अपवाद में आ जाता है, दाब भी आ जाता है। ठीक है? आगे हम देखते हैं कि यह साधारण बीजगणितीय के नियमों का पालन नहीं करती हैं। यानी ये सभी जो अपवाद में आती हैं, ये सभी साधारण बीजगणितीय के नियमों का पालन नहीं करती हैं। ठीक है? अब जैसे देखिए सदिश का निरूपण कैसे करते हैं? देखिए आगे देखिए, सदिश का निरूपण, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सदिश का निरूपण, अगर सदिश को दर्शाना है तो हम जैसे मान लीजिए कि हम जैसे कोई सदिश है तो ए है, यहाँ पे ए सदिश को कैसे दर्शाएंगे? ए के ऊपर हम ऐसे एरो का चिन्ह लगा देंगे तो ये दर्शा रहा है कि ये सदिश सदिश को ये दर्शा रहा है, और किस दिशा में दर्शा रहा है, डायरेक्शन भी ये दिखा रहा है। ठीक है? कि किस दिशा में हम सदिश को दर्शा रहे हैं। ठीक है? देखिए यहाँ पे इसे सदिश को निरूपित करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई सा भी भौतिक राशि है तो अगर वो सदिश राशि है तो उसके ऊपर हम इस एरो का यूज करेंगे। ठीक है? अगर अदिश राशि है तो इस एरो का यूज नहीं करेंगे। ठीक? जहाँ तीर का माथा यानी ये जो सामने वाला चीज है, ठीक है, उसकी दिशा को बताता है तथा उसकी लंबाई उसके परिमाण को बताता है। यानी कि इस मान लीजिए यहाँ से ऐसे तीर है, ठीक है, इसका जो माथा बोल रहा है, माथा यानी कि इसको आगे वाला पार्ट है उसकी दिशा को दर्शा रहा है, और ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है उसके किसको बता रहा है? परिमाण को बता रहा है कि वस्तु कितना मतलब कैसा है, कितना लंबा है। ठीक है? उसको दर्शा रहा है। अब देखिए यहाँ पे आगे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए सदिश सदिश को दर्शा दिया गया है, यहाँ पे अदिश को दर्शा दिया गया है। ठीक है? अब आगे देखिए यहाँ पे सदिशों के जोड़ का नियम, सदिशों के जोड़ का नियम यहाँ पे हम कुछ समझेंगे। सदिशों का जोड़ का नियम क्या होता है? देखिए सदिशों के जोड़ के नियम में सदिश राशि को जोड़ने के लिए त्रिभुज त्रिभुज नियम या समांतर चतुर्भुज का नियम का पालन करते हैं। ठीक है? यानी हम अगर हम सदिश राशि को हम अगर जोड़ते हैं तो कौन कौन से नियम का पालन करेंगे? त्रिभुज नियम या समांतर चतुर्भुज का नियम का हम क्या करेंगे? इसमें पालन करेंगे। ठीक है? हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है? इस त्रिभुजीय नियम और समांतर चतुर्भुज नियम का ही पालन करके हम इसको जोड़ेंगे। ठीक? आगे देखिए, आगे यहाँ पे है समांतर चतुर्भुज का नियम, पहले देखेंगे समांतर चतुर्भुज का नियम कैसे होता है। अब इसे मान लीजिए कि अब देखिए आगे देखिए यहाँ पे यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उसके परिमाणी का परिमाण क्या होगा? अब मान लीजिए कि यहाँ पे दो सदिश ले लेते हैं, जैसे ए हो गया और एक बी हो गया। ठीक है? सदिश के लिए तो हम इसको एरो का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है? दो सदिश हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए इन ए एक सदिश ए है। ठीक है? एक सदिश ये है, देखिए ये इस दिशा में दर्शा रहा है, एक सदिश ऊपर की तरफ है। ठीक है? इस दिशा में दर्शा रहा है। अगर हम इसका परिमाण निकालना चाहते हैं तो अगर इसका परिमाण निकालना चाहते हैं तो एक और हम यहाँ पे ऐसे ले लेंगे। ठीक है? एरो जिसका नामकरण कर देंगे, जैसे आर हो गया, कुछ भी नामकरण कर देंगे। ठीक है? तो यहाँ पे ऐसे ऐसे देखिए ये समांतर चतुर्भुज का नियम पालन कर रहा है कि नहीं? देखिए आगे समझ में आ जाएगा आपको, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उसके परिणामी का परिमाण क्या होगा? तो उसके परिणामी का परिणाम निकालने के लिए जैसे मान लीजिए कि देखिए बी किस दिशा में है? बी ऊपर की तरफ है। ठीक है? ए इधर की तरफ है। ठीक? और इसका परिमाणी का परिमाण क्या हो जाएगा? तो इसका परिणामी का परिमाण जो होगा आर इक्वल टू, इसका फार्मूला हो जाएगा आर इक्वल टू क्या होता है? रूट में। ठीक है? देखिए इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है ना? सेम वैसे रूट में होता है, और आगे कॉस थीटा थीटा की वैल्यू के लिए हम कॉस थीटा रखते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए आगे आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। देखिए यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए ये बी हो गया, ए हो गया। ठीक है? मान लीजिए ए न्यूटन का बल, मान लीजिए इधर कोई बल फोर्स लग रहा है, ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है? इसका परिमाणी दो सदिश हो गए, इसका परिमाणी निकालना है। ठीक है? इसका परिणामी निकालना है तो क्या होगा? तो इसका परिणामी का परिणाम जो होगा, अब देखिए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू हो जाएगा ए का स्क्वायर, देखिए हम बताया था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हो जाता है, और ये थीटा के लिए हम कॉस थीटा यहाँ पर रख देते हैं, ये हमारा रूट में हो जाएगा। ठीक है? तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है? तो अगर हम कोई भी अगर राशि दो राशि दी गई हो, अगर उसका परिणामी का परिणाम पूछ देगा तो आप इसका यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है? अब ये कितना पूछ देगा, आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया 4 न्यूटन का बल ऊपर की तरफ लग रहा है और 5 न्यूटन का बल नीचे की तरफ लग रहा है। जैसे देखिए अभी बता रहे हैं, जैसे 4 न्यूटन का बल ऊपर के लग गया, 5 न्यूटन का बल नीचे की तरफ लग गया। अब पूछ दिया कि इसका परिणामी का परिणाम क्या होगा, तो आप यहाँ पे आर इक्वल टू ए के स्थान ए की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5 रख देंगे, और बी की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 रख देंगे 2, और ए इंटू बी यानी 4 इंटू